बात के इस दूसरे एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं एमपी पीएससी के टॉपर और उज्जैन के निवासी श्री हर्ष राठौर, जिन्होंने मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की महत्वपूर्ण परीक्षा पास करके डीएसपी के पद के लिए इनका चयन हुआ है। स्वागत है राठौर साहब आपका। थैंक यू सर। राठौर साहब, हम बात करेंगे, सैकड़ों हजारों लोग इस परीक्षा को देते हैं, अच्छे पद की कामना करते हैं, कुछ लोग ही सफल हो पाते हैं। आज आप सफल हैं, सफल हो चुके हैं और सफलता आपके कदम चूम रही है। आपको कैसा लग रहा है? सर बहुत अच्छा लग रहा है और ऐसा फील हो रहा है कि भाई माता पिता, गुरुजन और भगवान का आशीर्वाद आज फलीभूत हुआ है मुझे। चलिए बधाई हो आपको, क्योंकि आप डीएसपी पद पर सिलेक्ट हुए हैं। आगे आपका एक बहुत ही अच्छा कैरियर है। कुछ समय बाद एसपी होंगे, डीआईजी होंगे और अंततः आईजी या उससे भी वो पद के रिटायर होंगे। और हम आपसे उम्मीद करेंगे कि जो एक ऐसा वर्ग, वंचित वर्ग है या जो प्रशासकों से एक सहयोग की अपेक्षा रखता है, सहानुभूति की अपेक्षा रखता है, उनका आप सहयोग करेंगे। आपको बधाई। चलिए अब हम दूसरे क्षेत्र की तरफ चलते हैं। आपने पीएससी की तैयारी कब से शुरू की? सर मैंने कॉलेज के लास्ट ईयर 2017 के बाद से मैंने पीएससी की तरफ अपना रुख कर लिया था और तैयारी शुरू कर दी थी। अच्छा, कौन सा अटेम्प्ट था सर आपका ये? सर वैसे मैंने पहली बार अटेम्प्ट 2018 में दिया था, पर चूंकि उस साल मेरा कॉलेज चल रहा था तो मैं उस टाइम तैयारी करके नहीं दिया था। मैंने बेसिकली ये अपने आप को उस एनवायरमेंट को एनालाइज करने के लिए, समझने के लिए वो एग्जाम दी थी। डेडिकेटेडली मेरा पहला अटेम्प्ट 2019 था। अच्छा, 2019 का पहला अटेम्प्ट था? जी सर। तो अब तक किन पदों के लिए चयनित हो चुके हैं? सर 2019 का जो रिजल्ट हाल ही में आया उसमें मेरा चयन डीएसपी के पद पे हुआ है। इसके अलावा मैंने 2020, 21, 22 की एग्जाम भी दी है। 20 का रिजल्ट जून में आया था, जिसमें मेरा चयन जो है सहायक संचालक जनसंपर्क के पद पे हुआ था। अच्छा। तो एक मतलब एक पहले एक आपको ऑफर हो चुकी है पीएससी की तरफ से? जी सर। तो फिर आप बताइए कि एक कई बार विद्यार्थी लोग जो होते हैं पढ़ाई में लगे रहते हैं और एक आध बार उनका सिलेक्शन हो जाता है तो वो चुप शांत हो जाते हैं कि चलो अब बहुत हो गया। बहुत मेहनत का काम होता है। लोक सेवा आयोग की परीक्षा यूं आसानी से सेकंड में निकलती नहीं है, लगातार मेहनत करना पड़ती है और आदमी थक जाता है। आप चूंकि 2018 से लेकर आज 23 आ गया, 5 साल तक आप बिल्कुल डेडिकेटेडली लगे रहे। उसी का परिणाम है कि आज आप डीएसपी पद पे सिलेक्ट हुए हैं। कभी आपने यूपीएससी वगैरह के बारे में सोचा है? सर मैंने जब तैयारी शुरू की थी तो शुरुआत में मेरा इंटरेस्ट जो यूपीएससी की तरफ ही था, पर जब 2019 में मेरा प्रीलिम्स क्लियर हुआ तो चूंकि मुझे अपॉर्चुनिटी अगली एग्जाम देने की मिल रही थी तो मैंने अपना फिर पूरा फोकस एमपीपीएससी की तरफ शिफ्ट कर दिया। और फिर जब इधर मेरे सिलेक्शन होना शुरू हुए, क्योंकि भगवान के आशीर्वाद से, उसके बाद फिर मैंने लगातार प्रीलिम्स और मेंस में मेरा होता रहा। 20 में भी हुआ, फिर 21 में भी हुआ, 22 का मेरा हाल ही अगले महीने मेंस है। तो इस वजह से भी मेरा पूरा फोकस मैंने इस पर शिफ्ट किया, क्योंकि मुझे दोनों एग्जाम के नेचर में सर बहुत डिफरेंस है। जहां यूपीएससी में हमको ऑप्शनल की तैयारी करना पड़ती है और उसमें जो क्वेश्चन का जो पैटर्न है, आंसर राइटिंग का जो फॉर्मेट है, वो काफी डिफरेंस है, और एमपीपीएससी में डिफरेंस है। तो मैंने अपने आप को समझा लिया था कि भाई पहले एक एग्जाम को पूरी तन्मयता से फोकस करके क्लियर किया जाए, और अगर भविष्य में अगर मुझे मौका मिलता है और मैं अगर पूरी तैयारी कर सका तो मैं बिल्कुल उसके लिए भी अपने आप को तैयार करूंगा। तैयार है फिर तैयारी करने के लिए? मतलब जी सर, अगर मौका मिलता है, और मेरी क्योंकि जॉब सर जो मुझे वर्तमान में मिला है वो काफी चैलेंजिंग है और काफी डिमांड, टाइम की डिमांड करता है, एफर्ट्स की डिमांड करता है। पर अगर सर एनर्जी बचती है तो मैं अपना प्रयास जरूर करूंगा कि मैं जो मेरा स्टार्टिंग गोल था मैं उसको वापस उसकी तरफ जाऊं। चलिए कुछ अपने पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में बात करते हैं आपसे, कि जैसा आपने मुझे चर्चा में बताया कि आपके घर में कोई पहले सरकारी नौकरी में नहीं था। जी सर। सारा व्यापारिक पृष्ठभूमि से आते हैं लोग। तो आपने इस तरफ कैसे मतलब सोचा कि अब ये पहले इंजीनियरिंग करी, फिर सोचा कि नहीं अब इंजीनियरिंग छोड़ के अब प्रशासनिक पद के लिए जाए? तो मतलब इस तरह से मोटिवेशन कहाँ से मिला आपको? जी सर, वैसे तो मेरा पूरा परिवार जो है सर व्यापारिक पृष्ठभूमि से ही है सर। चूंकि घर में माहौल बहुत अच्छा मिला मुझे बचपन से। मेरे माता पिता पढ़ाई को लेकर काफी जागरूक थे। उन्होंने मेरी और मेरे छोटे भाई भी हैं, उनकी पढ़ाई पर बहुत ध्यान दिया। तो माताजी और पिताजी के जो गाइडेंस में हमने जब शुरू में तैयारी की तो अच्छी मेहनत हुई, तो हम अच्छा पढ़ने लगे और फिर हमने मैथमेटिक्स लिया और मुझे जीएसआईटीएस में इंजीनियरिंग करने का मौका मिल रहा था। तो मैंने जो है, मेरा इंटेंशन यही था इंजीनियरिंग ज्वाइन करने से पहले कि मुझे इंजीनियर बनना है और एक अच्छे इंजीनियर के रूप में अपना प्रोफेशन कंटिन्यू करना है। पर सर कॉलेज के सेकेंड ईयर के दौरान कॉलेज का मेरे एनवायरमेंट, हमारे जो कॉलेज में टीचर्स थे सर वो इस मामले में काफी प्रोग्रेसिव थे। अच्छा। उनका ये कभी विश्वास नहीं होता था कि सर जॉब की इंपॉर्टेंस हर जगह थी। हमारे यहाँ भी सिखाया जाता था कि भाई आपको जॉब लेना और आपको अच्छा प्रोफेशनल बनना है। पर सर मेरे कॉलेज में
हमारे टीचर्स हमको जरूर मोटिवेट करते थे कि भाई हम हमारे कैरियर ऑप्शंस को डाइवर्सिफाइड करें, हम दूसरे ऑप्शंस को भी तलाशें, जिससे हम ज्यादा बेहतर ढंग से अपने समाज और अपने देश के लिए काम कर सकें। तो सर मैं मानता हूं कि कॉलेज के टीचर्स और मेरे घर में सर मोटिवेशन के स्रोत मेरे जो पिताजी हैं, वो मेरा मानना है सर जब से मैं समझने लगा हूं, मैं तब से उनको समाज से जुड़ा हुआ देख रहा हूं। वे किसी ना किसी पद पे हमारे समाज में सेवा करते आए हैं। वे खुद 2 बार अध्यक्ष रहे हैं समाज के, 2 टर्म उन्होंने ट्रस्टी के रूप में काम किया। तो सर मैं एक सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन जो मैं उनके पास देखता हूं, वो मुझे बहुत अट्रैक्ट करता था कि जब वो किसी का कुछ अच्छा करते हैं, तो सर एक अच्छा करने की जो फीलिंग होती है, मैं मानता हूं वो आदमी को एक मतलब खुशी देती है। खुशी का पैमाना कि हर किसी के लिए अलग अलग हो सकता है, किसी के लिए ढेरों धन कमाना खुशी का पैमाना, किसी के लिए गाड़ियां इकट्ठी करना पैमाना है। और चूंकि अब पिताजी को मैंने जब किसी का अच्छा करके खुशी प्राप्त करते हुए देखा, तो मैं मानता हूं उनका प्रभाव मुझ पर पड़ा और मेरा फिर मन कहीं ना कहीं उस तरफ शिफ्ट होना शुरू हो गया कि मुझे भी अब प्रशासनिक, क्योंकि वो समाज सेवा से जुड़े थे, तो वो उनके जो एफर्ट्स है वो ज्यादातर हमारे समाज की बेहतरी के लिए, तो मैंने थोड़ा सा और आगे कदम बढ़ाने की सोची। बहुत अच्छा लग रहा है सुन के कि एक प्रशासनिक अधिकारी के पद पे चयनित आदमी समाज सेवा के बारे में बात कर रहा है। और एक लंबे समय से एक लड़ाई चलती आ रही है टेक्नोक्रेट और ब्यूरोक्रेट के बारे में। अब चूंकि आप टेक्नोक्रेट हैं, इंजीनियरिंग साइड से डिग्री की आपने, फिर आपने अपना चेंज किया कि चलो समाज सेवा करेंगे, प्रशासनिक सेवा में जाएंगे, तो एक टेक्नोक्रेट बेहतर समाज सेवक कैसे हो सकता है, प्रशासनिक अधिकारी कैसे हो सकता है? सर मेरा मानना है टेक्नोक्रेट भी बेसिकली समाज का ही पार्ट होता है। वो समाज में व्याप्त समस्याएं उसको बहुत अच्छे से समझता है। और सर हम देखते हैं वर्तमान युग जो पूरा टेक्नोलॉजी ड्रिवन है, जब वो उस टेक्नोलॉजी को जानता है और समाज की समस्याओं को जानता है, तो जब सॉल्यूशन भी पता है, समस्या भी पता है, तो मैं मानता हूं कि सर एक टेक्नोक्रेट बेहतर ढंग से, मैं ये नहीं कहता सर कि कोई दूसरा व्यक्ति इसको नहीं कर सकता, हम देखते कई उदाहरण जो टेक्नोक्रेट नहीं है, पर हम देखते कि बहुत बेहतर ढंग से समाज के लिए बेहतर काम करते हैं। और मैं मानता हूं कि सर जब कोई टेक्नोक्रेट खुद ही इस चीज में उतरेगा, तो और फिर सबसे इंपॉर्टेंट होता है सर व्यक्ति का इंटेंशन। उसके लिए सर अगर व्यक्ति का इंटेंशन साफ है, तो वो अच्छे काम करने के लिए उसको कोई बाधा नहीं बन सकती। और मैं मानता हूं कि सर मेरी जो परवरिश जिस तरह से हुई है, और मेरा खुद का इंटेंशन, तो मैं जानती हूं कि मुझे बेहतर ढंग से काम तो करना है। बहुत अच्छी बात है। चलिए हम थोड़ा और पीछे चलते हैं। ये 90 के दशक की बात है। पीएससी ने अपना पैटर्न पहली बार चेंज किया। उसके पहले प्रीलिम्स नहीं हुआ करती थी, है ना। मैं चूंकि इससे जुड़ा रहा हूँ थोड़ा कहीं ना कहीं, मुझे ध्यान है कि 90 के आसपास इन्होंने प्रीलिम्स का एक को लेके आया, प्रीलिम्स, फिर मेन और फिर इंटरव्यू। उस सब हमारे जमाने में ये था कि 2 पेपर होते थे प्रीलिम में, एक जनरल नॉलेज का, एक सब्जेक्ट का, फिर 7 पेपर दूसरे होते थे, सब्जेक्ट होते थे 2 और 2 जनरल नॉलेज के होते थे, एक हिंदी का पेपर होता था। अब पैटर्न आपका चूंकि नया आया है, थोड़ा इसके बारे में बताएं किस तरह का पैटर्न चल रहा है वर्तमान में पीएससी का? जी सर। सर वर्तमान में जो पीएससी का है, अब ऑप्शनल खत्म कर दिए। अब सिर्फ 6 पेपर होते हैं, जिसमें से 3 जो है जनरल स्टडीज के होते हैं, एक एथिक्स का होता है, एक निबंध का होता है और एक हिंदी भाषा का होता है, क्योंकि हम मध्य प्रदेश में है और हमारा प्रदेश का बहुत बड़ा हिस्सा हिंदी भाषी है। तो सर ये 6 पेपर होते हैं मेंस में। इसके पूर्व सर प्रीलिम्स की परीक्षा होती है, जैसी पहले भी होती थी। उसमें सर एक जीएस जनरल स्टडीज का होता है और एक सीसेट का पेपर होता है, जिसमें बेसिकली एप्टीट्यूड संबंधित प्रश्न होते हैं। और जनरल स्टडीज का एक बिल्कुल डिफाइंड सिलेबस है, बिना किसी एम्बिग्विटी के बिल्कुल साफ सिलेबस है। उसमें 10 यूनिट दी हुई है, 10 यूनिट से संबंधित प्रश्न आते हैं, 100 प्रश्न का पेपर होता है प्रीलिम्स में सर। और इसके अलावा जो सीसेट का पेपर होता है, उसमें भी सर 100 प्रश्न आते हैं। उसमें जनरल एप्टीट्यूड, अपना इंग्लिश, हिंदी, रीजनिंग, इनसे संबंधित प्रश्न आते हैं। अच्छा, ये यूपीएससी के बारे में कहीं पढ़ने में आया है, लोगों के डिस्कशन में आया है कि सीसेट के कारण हिंदी भाषी प्रदेशों का नुकसान होता है। अब अपन तो चूंकि हिंदी भाषी प्रदेश में ही जी रहे हैं, तो यहाँ सीसेट का कुछ लोगों को इफेक्ट आ रहा है इसका? नहीं सर, हमारा जो यूपीएससी का जो पेपर सेटिंग का जो पैटर्न है और जो एमपीपीएससी का पेपर सेटिंग पैटर्न है, उसमें काफी डिफरेंस है। यूपीएससी का जो पेपर सेटिंग पैटर्न जो है सर, उसमें इंग्लिश पे थोड़ा सा ज्यादा कंपेरेटिवली जोर दिया जाता है। और इस समस्या को देखते हुए हमारे जो एमपीपीएससी है, उसने इसमें काफी सुधार किया है, ताकि हिंदी और इंग्लिश माध्यम के जो विद्यार्थी हैं, उनको एक समान स्तर पर लाया जा सके और उनको एक समान कंपटीशन में ट्रीट किया जा सके, ताकि कोई भेदभाव
ना प्रतीत हो। अच्छा, पहले हमारे जमाने में क्या होता था कि सब्जेक्ट हुआ करते थे, अब जैसे सब्जेक्ट एलिमिनेट हो गए हैं तो सब्जेक्ट में साइंस वाले जो है, मैथमेटिक्स वाले पूरे नंबर ले आते थे, इधर जनरल जो सोशल साइंस वाले कम नंबर मिलते थे, तो इस कारण से उन्होंने स्केलिंग का सिस्टम चालू किया था। अब चूंकि आप कह रहे हो पूरा पैटर्न ही बदल दिया, तो इस नए पैटर्न से क्या मतलब, अभी मैं देख रहा हूँ 2-3 साल के रिजल्ट से कि कई ऐसे क्षेत्र के लोग सिलेक्ट हो रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्र के या ऐसी पृष्ठभूमि के कि जो बहुत एलिट क्लास से नहीं आते हैं, जो कहीं सरकारी स्कूलों में पढ़े हैं या कहीं छोटी मोटी जगह छोटे शहरों से आए हैं, वो लोग काफी बड़ी संख्या में सिलेक्ट हो रहे हैं। तो ये पैटर्न बदलने का कुछ प्रभाव महसूस करते हैं इसमें क्या? बिल्कुल सर, जब वो सब्जेक्ट चुनने की जब बात थी तो उसमें बहुत स्पेशलाइज्ड नॉलेज की आवश्यकता होती थी, जिसको पढ़ने के लिए व्यक्ति को कोचिंग पे डिपेंडेंट होना ही पड़ता है। जैसे हम पहले देखते थे कि हर सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर्स होते थे, क्योंकि उसमें एक एक्सपर्ट का गाइडेंस बहुत आवश्यक होता था। वर्तमान में सर जो परीक्षा का पैटर्न है उसमें जनरल स्टडीज के संबंधित पेपर आते हैं, और जनरल स्टडीज सर बेसिकली ऐसा सब्जेक्ट है कि अगर हम आसपास अपन जो है निगाह रखें, अपने न्यूज़पेपर से अपडेटेड रहें और अपने सिलेबस को अगर फॉलो करें, तो मैं समझता हूं कि सर स्टूडेंट बड़ी आसानी से कहीं भी रहकर इसकी तैयारी कर सकता है। क्योंकि सर वर्तमान में हम इंटरनेट के युग में जी रहे हैं, ऐसी कोई जानकारी नहीं है जो किसी एक व्यक्ति विशेष के पास रहकर सीमित हो जाए। आज जानकारी हर व्यक्ति के पास उतनी ही एक्सेसिबल है, जो बच्चा दिल्ली में रहकर तैयारी कर रहा हो या चाहे उज्जैन में रहकर कर रहा हो। सर मैंने खुद ने पूरी तैयारी उज्जैन में रहकर करी है ना, मुझे वैसा कुछ कभी नहीं लगा कि मुझे किसी बड़े शहर की तरफ रुख करना चाहिए। कोविड के दौरान सर पूरी तैयारी हुई है मेरी, और इंटरनेट का इस्तेमाल करके ही मैंने पूरी तैयारी की। बुक्स का इस्तेमाल किया जो टॉपर्स सजेस्ट करते हैं, और सारी मेहनत सर फिर व्यक्ति के आत्म संयम पे है कि वो व्यक्ति कितना संयमित रह के अपना काम करता है। क्योंकि सर पीएससी का जो एक जटिलता जो बनाने का कारण है, उसमें कहीं ना कहीं मैं मानता हूं स्टूडेंट्स बहुत हद तक जिम्मेदार होंगे, क्योंकि काफी चीजें स्ट्रीमलाइन तरीके से बताई हुई है कि भाई एक सिलेबस है, कुछ प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं, और काफी बिल्कुल प्रॉपरली बनाया हुआ है उसका। जो ऐसा कोई चौंकाने वाला एलिमेंट नहीं आता है कि एक बार जैसे कोई पैटर्न चेंज कर दिया और क्वेश्चन अलग ढंग से पूछ लिया, या ऐसा मतलब एलिमिनेशन के लिए तो कोई कुछ ना कुछ तो आपको ऐसा एलिमेंट रखना ही पड़ता है। बराबर ही सब पढ़ाई करके आते हैं, मान लीजिए 10 में 8 नंबर 10 लोगों के आगे, वहां तो बहुत मुश्किल होती है सिलेक्शन की। सर पीएससी हर बार कुछ ना कुछ करके चौंकाती है। मैं इस बात से नहीं कहूंगा कि पीएससी बिल्कुल एक लाइन के हिसाब से चलती है। पीएससी का एग्जाम पैटर्न हर बार आपको चौंकाता है। सर अगर मैं आपको अपने 2019 का अनुभव अगर मैं बताऊं तो पीएससी ने 3 महीने पहले पीएससी ने एक अपने आंसर राइटिंग की जो कॉपी होती है हमारी मेंस की, उसमें चेंज किए थे। अच्छा। चेंज इस तरह से किए थे कि पहले अनलिमिटेड स्पेस होती थी हमारे पास, आप जितना चाहे किसी भी सब्जेक्ट पॉइंट के बारे में लिख सकते हैं। 3 महीने पहले पीएससी ने उसमें एक चेंज किया, उन्होंने यूपीएससी स्टाइल में लिमिटेड स्पेस वाली कॉपी जारी की। उसमें उन्होंने ये किया था कि एक 5-6 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए 14 लाइन्स का उन्होंने वो फॉर्मेट हमको दिया था। हमने 3 महीने उस पर बराबर प्रैक्टिस की, सभी बच्चों ने की। मेन एग्जाम में हम जब अपियर हुए तो वो 14 लाइन की कॉपी 22 लाइन की हो गई। अच्छा, जो ब्लैंक स्पेस था उसको उन्होंने लाइन के फॉर्म में दे दिया, बोले अब आपको 22 लाइन के आंसर ही लिखना है। अच्छा। तो एक तरीके से सर बहुत बड़ा चौंकाने वाला लिमिट। तो आप तैयारी 14 के हिसाब से करके गए, उसको 6 लाइन और फैलाना है आपको। 3 घंटे में जो मेरा मानना है 36 पेज लिखने की हैबिट थी, आपको अब 3 घंटे में वो 42 पेजेस लिखना है, जो अपने आप में सर काफी चैलेंजिंग है। क्योंकि सर पीएससी का पेपर काफी लेंदी होता है, और सर पीएससी के पेपर के बारे में एक बात कही जाती है कि अगर आपका पेपर छूट रहा है तो आप सिलेक्शन से बाहर हो। पहली जो प्री रिक्विजिट है पीएससी का पेपर पास करने की, वो यही है कि आपका पेपर समय पे खत्म होना चाहिए। अगर पेपर समय पे खत्म नहीं हो रहा है तो आप ये मान के चलो कि आप इससे बाहर, उतने नंबर तो आप मिस ही कर रहे हैं। मिस कर रहे हो, आप उसमें फाइट ही नहीं कर रहे हो। 1-2 नंबर से सिलेक्शन हो रहा है वहां, तो फिर गए काम से आप कुल मिला के। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइए कि ये तीन स्तर की तैयारियां करना पड़ती है। प्रीलिम्स के लिए अलग करना पड़ती है, मेंस के अलग करना पड़ती है, इंटरव्यू के अलग करना पड़ती है। तो प्रीलिम्स के लिए जैसे आप नए आने वाले जो लड़के हैं तैयारी करना शुरू करना चाहते हैं आज से, उनके लिए क्या सलाह देंगे कि कहाँ से किताबें लें, क्या कंटेंट कहाँ से लें, किस तरह की तैयारी करें वो? सर मेरा प्रीलिम के साथ साथ मेंस की तैयारी भी शुरू एक साथ हो जाती है। सर मेरा मानना है कि पीएससी की तैयारी एक इंटीग्रेटेड फॉर्म में हो तो ही बेहतर है। क्योंकि सर जो पीएससी का शेड्यूल होता है वो कभी भी एक जैसा नहीं चलता है, उसमें काफी फ्लक्चुएशंस आते हैं। आपको 2 महीने पहले मेंस देना है, अगले 1 महीने बाद प्रीलिम्स है। अभी सर मैं आपको अभी की जो वर्तमान जो चल रही है सिचुएशन में आपको बताऊं, 17 दिसंबर को हमारा 2023 का प्रीलिम्स हुआ था और 8 जनवरी से हमारा मेन शुरू हुआ है। तो अगर कोई बच्चा ये सोच के तैयारी कर रहा है कि वो
पहले प्रीलिम्स की तैयारी करेगा, फिर मेंस की तैयारी करेगा, तो मेरा मानना है कि सर उसको समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। नहीं, बिगनर्स के लिए तो भाई शुरू में पहली बार बैठ रहा है कोई, वो तो मतलब बट नेचुरल है कि प्रीलिम्स की तैयारी ही करेगा, उसके बाद फिर मेंस में जाएगा, और फिर इंटरव्यू के लिए मान लो होता है तो उनमें तो फिर वही प्रक्रिया अपनाएगा, प्रीलिम्स मेंस फिर इंटरव्यू। तो मेरा मतलब है कि जैसे प्रीलिमिनरी की शुरुआत में कुछ ऐसी किताबें रिकमेंड करेंगे आपकी, वहां जाके ले देखिए। अब उज्जैन में तो यहाँ हालत है कि किसी जमाने में मालीपुरम में बहुत बड़ी किताब की दुकान होती थी, अब खत्म हो गई वो किताबें मिलती नहीं है कहीं यहाँ पे, है ना। बट सर मैं इसमें एक बात ऐड करना चाहूंगा कि अगर स्टूडेंट्स को मेरी सलाह अगर वे माने तो मैं उनको यही कहना चाहूंगा कि वो प्रीलिम्स की जगह पूरा फोकस मेंस पे डालें। अच्छा, अगर सर मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि अगर आपका मेंस रेडी है, क्योंकि मेंस का सिलेबस सर बहुत ज्यादा वास्ट होता है, उसमें आप इतना कुछ पढ़ लेते हो कि अगर आप प्री की थोड़े समय भी मेहनत, अगर 30-40 दिन भी अगर आपने प्री को डेडिकेटेडली दे दिए तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। पूरा फोकस एक बिगिनर को कोशिश करना चाहिए कि वो मेंस के सिलेबस पे पूरी फोकस करें। शुरू के 3 पेपर और अलॉन्ग विद एथिक्स भी ले लें। इन चारों पेपर पे जितनी मेहनत वो व्यक्ति कर सकता हो करे। जब प्रीलिम्स आ जाए तो उसके 1-1.5 महीने पहले अपना गियर शिफ्ट करे और पूरा फोकस फिर वो अपने जो नॉलेज उसने पिछले 8-10 महीने में सीखा है उसको बिल्कुल एक स्ट्रीमलाइन तरीके से प्रीलिम्स के सिलेबस के अकॉर्डिंग सिर्फ एक बार पढ़ ले। जब वो मेंस के सिलेबस को तैयार करेगा तो वो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ जर्नी ये समझ जाएगा कि उसका प्री रेडी हो चुका है। ये चीज कई बार गलत तरीके से एक्सप्लेन की जाती है कि प्री की तैयारी अलग होती है, मेंस की अलग होती है, पर मेरा 4-5 साल का एक्सपीरियंस है सर। मैंने 4 प्री दिए हैं और उसके भगवान के आशीर्वाद से मैं उनमें मेरा परफॉर्मेंस भी ठीक रहा, मैं सिलेक्ट भी हुआ। और पर मेरा फोकस अधिकतर सर हमेशा मेंस पर, मतलब मैंने शुरुआत ही सर मेंस से की थी। और फिर जब प्री आया तो मेरे कुछ सीनियर्स थे जिन्होंने मुझे समय समय पे गाइड किया, मेरे साथ पढ़ाते भी हैं, तो उन्होंने मुझे समझाया कि प्री की तैयारी कैसे। मेरा फोकस मेंस पे था शुरू में, उनके मार्गदर्शन में मैंने फिर प्री की तैयारी करी और मैंने पाया कि मैंने बहुत कुछ वो पहले करके बैठा हूं। मतलब सही लाइन पे थे, मैं लाइन सही थी मेरी। अच्छा, कई स्टूडेंट क्या बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत पढ़ाकू होते हैं, मान लीजिए 18-18 घंटे पढ़ रहे हैं, 15-15 घंटे पढ़ रहे हैं, लेकिन राइट अप्रोच नहीं होती उनकी कई बार, और सर मैं मानता हूं लूज कर जाते हैं। सर मैं मानता हूं 18 और 15 घंटे पढ़ के आदमी व्यक्ति जो है अपने शरीर के साथ हिंसा कर रहा है। अच्छा सर कैसे संभव है? हाँ, संभव नहीं है ये तो, खैर कहते हैं लोग। कितने दिन कर सकता है व्यक्ति? क्योंकि सर हमारी बॉडी की एक साइकिल होती है, अगर हम उससे छेड़छाड़ करेंगे तो आपको दूसरी तरफ उसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे। ये करना सर हो सकता है किसी का पर्सनल कुछ अलग परसेप्शन हो इसको लेके, बट मेरा सर पर्सनल बिलीफ ये है कि व्यक्ति सर जॉब भी हम करते हैं, कोई सी भी जॉब हम करें, इवन सर पुलिस की भी करें, तो 10-12 घंटे से ज्यादा ड्यूटी साल में 10-15 दिन से ज्यादा नहीं होती सर। आप खुद सर एक बहुत रिस्पेक्ट, मतलब बहुत जिम्मेदारी का काम आप करते हैं सर। पीआरओ मैं समझता हूं बहुत जिम्मेदारी का काम है, क्योंकि आप उसमें आपने भी जॉब की सर, पर 18 घंटे की जॉब डेली नहीं की जा सकती। नहीं है, हो सकता है सर एग्जाम के एक दिन पहले आप पढ़ लेने की बातें हैं कि रात भर नींद नहीं आई, तुमने कहा हम बैठ गए पढ़ने के लिए, ये पढ़ना अलग चीज हो जाती है। फिर ठीक बात है, आपने एक राइट अप्रोच होना चाहिए बहुत जरूर सर, क्योंकि सर ये एग्जाम 2 दिन में पढ़ के पास होने वाली नहीं है, ये एक लंबी जर्नी है। मतलब जर्नी आप शुरू कर रहे हैं तो आप 4-5 साल की लंबी मतलब टिकट कटाइए कुल मिलाएंगे एग्जाम के लिए। सर वो तो इस बार दुर्भाग्यवश ये लंबी जर्नी खिंच गई, वरना सर मेरा ऐसा मानना है पर्सनली कि 2 साल या बहुत से बहुत 3 साल पर्याप्त होते सर, क्योंकि मेरा 2017 के बाद से मैंने तैयारी शुरू की थी और 18 जब मेरा कॉलेज खत्म हुआ था, जून 2018 में मेरा कॉलेज खत्म हुआ था, उसके बाद सर फिर मेरे पास जीवन में एक ही काम बचा था कि अब मुझे सिर्फ पीएससी का पढ़ना है। 1.5 साल सर मैंने पूरा का पूरा अपने पीएससी की तैयारी को दिया। हमारा प्रीलिम्स हुआ 2020 में, 2021 में फिर हमारा मेंस हुआ और ये उसी का रिजल्ट है कि सर मैं डीएसपी हुआ। वही 2-2.5 साल 3 साल की तैयारी थी सर। उसके बाद ये समय का इतना लंबा दिखने का कारण बहुत सारे थे, कोर्ट केस, कोविड। नहीं, खैर वो तो अब चल ही रहा है। देखिए इन सब चीजों के साथ आदमी को ट्रेवल करना है, जी सर, जर्नी शुरू करना है। अच्छा, दूसरी बात अपन एक बात और इसमें आती है, लोग कहते हैं कि साहब पीएससी सिलेक्ट होना, मतलब मेरे कई सीनियर अधिकारियों से बात हुई है, उन्होंने कहा कि एक सेक्टर पे काम करता है इसमें। सर बिल्कुल काम करता है, मतलब कहीं भाग्य भी थोड़ा पीछे चल रहा है, बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। और मैं इस बात से, अगर कोई व्यक्ति कहता है कि मैंने सिर्फ मेहनत के बल पे ये प्राप्त करा, तो मैं मानता हूं कि हो सकता है वो उनका पर्सनल परसेप्शन हो, मैं उस बात में उतना बिलीव नहीं कर सकता। आशीर्वाद उससे बड़े रोल प्ले करते हैं सर, आपके माता पिता, टीचर्स और बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, क्योंकि सर इस एग्जाम में कब आपका माइंड लो पे चला जाएगा हमें नहीं पता। जर्नी लंबी है सर, जर्नी लंबी है, किस टाइम पे आपका लो आएगा, कब आपका मूड स्विंग हो जाएंगे आप नहीं समझ सकते सर। पर अगर आपके साथ लोग अच्छे हैं, आपके माता पिता, आपके कुछ पर्सनल, सर इस इतने जर्नी में अपन कुछ हम पर्सनल दोस्त बनाते हैं जिनके साथ हम सब कुछ शेयर कर सकते हैं। सही बात है। ऐसे किसी एक व्यक्ति या अपने साथ होना बहुत जरूरी है।
सही गाइडेंस देने वाला, गलत कदम उठा रहा है उसको रोकने वाला। कई लोग देखिए, अब राठौर साहब आप सफल हैं, कई लोग इस अपन रोज अखबारों में पढ़ते हैं कि कई लोग असफल हो जाते हैं, छोटी छोटी चीजों में असफल हो जाते हैं। ये तो बहुत बड़ी चीज है, यूपीएससी यूपीएससी 3-4-5 साल लगातार प्री दिया, मेन दिया, इंटरव्यू दिया, नहीं हुआ, फिर दिया, फिर नहीं हुआ। होता है, कई लोगों के साथ होता है, कई लोग ऐसे हैं। तो वो कई लोग फ्रस्ट्रेट भी हो जाते हैं, कई गलत कदम उठा लेते हैं। तो अब ये बताइए कि ऐसे लोगों के लिए आपकी क्या संदेश है कि नहीं हुआ तो क्या कोई जीवन तो खत्म नहीं हो जाता है? सर, व्यक्ति कई बार इसके पीछे सर एक मैं जो कारण समझता हूं, वो कारण ये है सर कि व्यक्ति कई बार उस मुकाम को हासिल करने से पहले ये मान लेता है कि मैं मुकाम हासिल कर चुका हूं। ये सर अच्छी बात है। अगर कोई व्यक्ति ये मान के तैयारी कर रहा है कि मैं डीएसपी हूं तो बहुत अच्छी बात है। पर उस डीएसपी का वो जीवन का वो पहलू उठाए जिसमें वो 10 से 12 घंटे काम कर रहा है। वो ये पहलू ना उठाए कि वो लोगों पे जो है अपना मतलब लोगों पे अपनी अथॉरिटी सिद्ध करने की कोशिश कर रहा है। वो ये पहलू ना उठाए कि लोग उसकी उस काम के लिए सम्मान करें जो उसने अभी किया ही नहीं है। व्यक्ति सर जब अपने को पहुंचने से पहले वहां मानता है तो वो अपने आप को उस हाई लेवल पे बिठा लेता है कि अब वो उससे नीचे अपने आप को एक्सपेक्ट नहीं कर सकता। और जब वो अपने आप को उससे नीचे एक्सपेक्ट नहीं कर सकता, तब उसके पास यही बचता है कि या तो वो संसार में झूठ बोले कि भाई मैं अचीव कर रहा हूं, मैं अचीव कर रहा हूं। और जब वो झूठ बोलने की कैपेसिटी खत्म हो जाती है तो आदमी स्वयं के साथ गलत करता है। और ऐसा करके सर वो सिर्फ अपना नुकसान नहीं कर रहा है, उससे क्योंकि उस व्यक्ति ने झूठ बोल के अपने जीवन का महत्व पहले ही खत्म कर लिया। झूठ बोलना और झूठ मानना दोनों ही सूरत में अपना जीवन का महत्व खत्म कर लिया। पर अब वास्तविक रूप से अपने जीवन को और अपने शरीर को नुकसान पहुंचा के वो अपने परिवार के साथ जो एक तरीके से मानसिक हिंसा ही कर रहा है। बिल्कुल सही। क्योंकि जितने एफर्ट्स और जितना माता पिता किसी बच्चे के लिए इन्वेस्ट करते हैं, मैं इन्वेस्ट शब्द गलत प्रयोग कर रहा हूं इसमें, जितना माता पिता उसके लिए करते हैं उसकी कीमत उसको चुकाना चाहिए। और वो सत्य बोल के और सत्य मान के चुका सकता है। क्योंकि सर कोई भी माता पिता, मेरा मानना है कि ये सोच के अपने बच्चे से प्रेम नहीं करते कि ये हमारा नाम करेगा तो ही से मोहब्बत करेंगे। सही है, वो तो एक अनकंडीशनल होती है, अनकंडीशनल लव है सर वो। नेचुरली। बहुत अच्छी बात बताई आपने। मैं अपना दूसरी बात करते हैं कि यदि ज्ञान उसने अर्जित किया है 5 साल में, 4 साल में, खूब जब भी ये सक्सेस होता है नहीं होता है अपनी चीजें, तो क्या ये जीवन में उसके और किसी दूसरे उस मामले में काम आएगा? ये पढ़ा हुआ ये जीवन में उसके साथ चलेगा? छूट तो नहीं जाएगा ज्ञान तो कहीं? बिल्कुल नहीं छूटेगा सर। और ज्ञान के तो सर बचपन में एक श्लोक पढ़ा था कि विद्या माता ही रक्षती, माता की तरह रक्षा करती है। बशर्त सर उस विद्या को आपने बिल्कुल सच्चाई से और बड़ी इज्जत से ग्रहण किया, आपने उसका सम्मान किया हो तो विद्या आपको हर जगह सम्मान दिलाएगी। सर मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं कि 2000 जब कोविड जब खत्म हुआ था 2020, तब सर मेरा मेंस हो चुका था। तो चूंकि मैंने पढ़ाई की थी तो मुझे सर पढ़ाने का अवसर मिला और जो नॉलेज मेरे पास था उसी का इस्तेमाल करके मैंने पढ़ाया और 2-2.5 साल मैंने टीचिंग में अपना काम करा। जहां हम सर क्या बैठे यहाँ पे एक और संस्थान है सर, वहां पे मैंने वहां से अपनी पढ़ाने की शुरुआत की थी। फिर सर ने मुझे यहाँ पे मौका दिया पढ़ाने का। तो सर मुझे तो एक तरीके से अपना सिलेक्शन प्राप्त करने में भी मेरी पढ़ाई ने हेल्प की और इस दौरान फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी रही सर, कि मुझे परेशानी नहीं है। और मेरे परिवार को भी इस बात का विश्वास होने लगा था कि नहीं, गलत डायरेक्शन में मैं नहीं जा रहा हूं, क्योंकि मैं कुछ कर रहा था। और सर इस तैयारी के दौरान व्यक्ति जो सीखता है सर, बड़ा विचित्र नेचर है सर इस तैयारी का। आदमी को मानसिक रूप से भी स्ट्रांग बनाती है और उसका नॉलेज तो इन्हांस करती है, बट सर मानसिक रूप से जो स्ट्रांग बनाती है कि वो विपरीत परिस्थितियों को डील करना सीख जाता है व्यक्ति। वो सर अपने आप आता है, व्यक्ति खुद नहीं समझ पाता कि ये उसके अंदर ये क्वालिटी कब डेवलप हो गई, पर सर उसके अंदर डेवलप होती है। मैंने ये पर्सनली महसूस किया निश्चित रूप से। अच्छा, अपनी बातों में 2 बात पीछे छोड़ दी, थोड़ी सी किताबों के बारे में, क्योंकि एक बिगनर है वो बुक्स वगैरह कहाँ से अरेंज करेगा, थोड़ा सा एक गाइडलाइन दें इसमें, तो लोगों को नए जो लोग आ रहे हैं वो कहीं लाभान्वित होंगे इससे। सर बिगिनर सबसे पहले ये देख ले कि उसकी स्टेज क्या है। वो स्कूल पास आउट है, कॉलेज पास आउट है, या वो एक जॉब में प्रोफेशनल है। अगर वो स्कूल से पास हो रहा है, क्लास 12 का स्टूडेंट है, तो मेरी उसको यही सलाह होगी कि सबसे पहले वो शुरुआत करे कि जो उसने स्कूल में बुक्स पढ़ी है, एनसीईआरटी जो बुक्स पब्लिश करता है, उन पे फोकस करे, क्योंकि उसको अगले 3 साल एग्जाम नहीं देना। वो 1-1.5 साल सिर्फ उन बुक्स को पढ़े। उसके बाद कुछ स्टैंडर्ड बुक्स हर सब्जेक्ट की होती है। जैसे सर अगर हम बात करें जो मुख्य रूप से जो प्रमुख सब्जेक्ट है जिनका मैं जिक्र करना चाहूंगा, हिस्ट्री की जो बुक्स होती है, हिस्ट्री में सर 3 भाग में हिस्ट्री डिवाइडेड है, प्राचीन भारत, मध्यकालीन और आधुनिक। तो प्राचीन और मध्यकाल के लिए सर अभी भी मैं बोलूंगा कि सर जो एनसीईआरटी बच्चे ने पढ़ी है स्कूल में, उन्हीं का बहुत गहन अध्ययन करें
उन पे अपनी पकड़ स्ट्रांग करें। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि उसके अलावा किसी चीज की आवश्यकता है प्राचीन और मध्यकाल के लिए। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के लिए एक बुक आती है स्पेक्ट्रम की, श्री राजीव अहीर साहब है, आईपीएस ऑफिसर है, उन्होंने वो बुक लिखी है, बहुत अच्छी बुक है। हिंदी में उपलब्ध है? सब सर मीडियम की तो कोई बाध्यता ही नहीं है। अच्छा, ऐसा कोई सोर्स नहीं है जो हिंदी में उपलब्ध हो और इंग्लिश में ना हो, और इंग्लिश में उपलब्ध हो हिंदी में ना हो। इस मामले के लिए एमपीपीएससी में मानता हूं सर बहुत फेयर एग्जाम है। अच्छा। ऐसा कोई सोर्स नहीं है जो सिर्फ हिंदी में हो या सिर्फ इंग्लिश में, बस आपको सोर्स सही चुनना है। पॉलिटी के लिए सर जो राज व्यवस्था उसके लिए एक मैंने जो रिफर करी थी वो एक एम लक्ष्मीकांत नाम से बुक आती है, राइटर है उनके, काफी रेप्यूटेड राइटर हैं और बच्चे अधिकतर इसी को प्रेफर करते हैं। और इसके अलावा सर हर व्यक्ति की अपनी अलग अप्रोच हो सकती है, तो और YouTube पे भी सर काफी जो टॉपर्स हैं उन्होंने अपने अपने वीडियोस बना के डाले कि सोर्सेस के बारे में जानकारी दी। इसके बाद सर एक साइंस करके सब्जेक्ट है हमारे यहाँ जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आता है, उसमें भी सर जो एनसीईआरटी के जो सोर्सेज हैं वो बहुत बेहतरीन है। उसको अगर हम ठीक से पढ़ें तो मेरा मानना है कि उसके अलावा हमको कुछ और करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, अगर हमने बशर्त उसको बहुत बेहतर ढंग से बार बार उसको पढ़ा हो। 1 बार 2 बार 4 बार 5 बार में वो किताब आपके बस में आ जाए संभव नहीं, आपको उसको मल्टीपल रिवीजन करना ही होगा। सर यहाँ पे स्टूडेंट्स कई बार पेशेंस खो जाते हैं, उनको ऐसा पता नहीं क्यों ऐसा लग जाता है कि 4-5 बार पढ़ने भर से कोई किताब वो पूरी तरह से आत्मसात कर चुके हैं, बार बार पढ़ना पड़ेगी और एग्जाम के अगर एक दिन पहले भी पढ़ना पड़ रही तो मैं मानता हूं कि आप कुछ गलत नहीं कर रहे। ये कहीं गलत नहीं है, आपको बिल्कुल पढ़ना चाहिए उसको, क्योंकि सर मल्टीपल रिविजन अगर आप किसी सोर्स के करते हो तो मैं समझता हूं कि वो आपको बहुत फायदेमंद होता है। अच्छा, एक मेन एग्जाम जो एथिक्स का एक पेपर चालू हुआ है और एक सामान्य हिंदी का बता रहे हैं। जी है। सामान्य हिंदी तो बहुत पहले से चल रही है जी। इन दोनों के लिए कोई विशेष? सर इसकी तैयारी भी बिल्कुल सेम हमारे एथिक्स में क्या है वैसे, मतलब एथिक्स में सर 2 पार्ट में इसका पेपर आता है, एक पार्ट एप्लीकेशन पार्ट है और एक पार्ट थ्योरी पार्ट है। थ्योरी पार्ट में बेसिकली सर हम जो प्रमुख विचारक हुए हमारे भारत के और विश्व के भी, उनके प्रमुख जो विचार हैं उनके बारे में अध्ययन करते हैं। इसके अलावा सर और भी कुछ टॉपिक्स है, जैसे एटीट्यूड का टॉपिक है, एप्टीट्यूड है, इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में उसमें पढ़ना होता है, ह्यूमन बिहेवियर किस तरह से हम करते हैं तो उसके बारे में उसमें पढ़ना होता है। तो ये बेसिकली थ्योरी पार्ट है। थोड़ा डिफरेंट चीज आएगी, मतलब डिफरेंट है सर। और बट सर सबसे इंटरेस्टिंग और खूबसूरत सब्जेक्ट मानता हूं सर इसको। दर्शन भी थोड़ा बहुत है। दर्शन है सर, बहुत खूबसूरत सब्जेक्ट है। मतलब व्यक्ति 3 सब्जेक्ट पढ़ रहा है। मैंने सर इसीलिए स्टार्टिंग में जब मैंने आपको बोला था कि सर मेंस की तैयारी पहले करना चाहिए, तो मेरा उद्देश्य यही था कि साथ में आप एथिक्स पढ़ लें, क्योंकि जब सर हम महान विचारकों की बात जब पढ़ते हैं और उनके विचारों से जब हम अवगत होते हैं तो मैं मानता हूं कि बहुत सारी समस्याओं के सुझाव हम ऑलरेडी जान चुके हैं। क्या सॉल्यूशन है, हमको बाहर भटकने की जरूरत नहीं उसके लिए सर, हम अंदर ही उनकी सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं। कि हमने जब हम स्वामी विवेकानंद को पढ़ते तो हम उसमें पढ़ते कि उठो जागो और तब तक मतलब को लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। मैं मानता हूं सर बहुत बड़ा वाक्य है, हम जैसे नए लड़कों के लिए ये बहुत फायदेमंद चीज है कि भाई हम इस वाक्य को समझें और इसको अनुकरण करें, क्योंकि सर डाउन्स आते हैं और अच्छे खासे डाउन्स आते हैं, क्योंकि जर्नी लंबी है। नहीं, वो तो एकदम आदमी हो जाता, जो कहते हैं बैटरी जीरो हो जाती डाउन हो जाती है तो आगे बढ़ती है, डाउन हो जाती है, नहीं होती कि क्या करें, रिचार्ज करें वापस बढ़ जाए, बड़ा मुश्किल काम होता है। सामान्य हिंदी के बारे में बताइए, सामान्य हिंदी में अभी क्या हो रहा है? देखिए अपने मध्य प्रदेश में कॉन्वेंट एजुकेशन बहुत ज्यादा हो रहा है, हर पेरेंट्स अपने बच्चों को कॉन्वेंट में भेज रहे हैं, और कॉन्वेंट में पढ़े बच्चों को, मैं अपने बच्चों की बात करूं तो हिंदी लिखना एक पेज नहीं आती उनको। तो अब ये पीएससी सिलेक्शन मतलब हिंदी 300 नंबर का होता है एक पेपर पूरा, मुझे लगता है ना, कितने 200 नंबर का, 200 नंबर का एक किसी सब्जेक्ट के बराबर ही है सर। 200 और 100 नंबर का ऐसे। हाँ, तो ले देखिए वो एक सब्जेक्ट है जीएस का, वो कितने बहुत बड़ा पार्ट प्ले करता है ये सर, बहुत बड़ा पार्ट प्ले करता है, और वो सिलेक्शन लिस्ट में रैंक ऊपर नीचे, मतलब वो मेक और ब्रेक वाला पेपर है सर, या तो आपको बना देगा या बिगाड़ देगा। बिल्कुल। हिंदी की तैयारी की सर अगर मैं बात करूं तो उसकी जो सबसे बड़ी दिक्कत, जो आपने जैसे कॉन्वेंट स्कूल के बच्चों की समस्या बताई, सबसे बड़ी दिक्कत है सर पढ़ते नहीं सर। हिंदी का अखबार पढ़ने में उनको ऐसा लगता है कि वो कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जो शायद उनको पीछे ले जाएगा। पढ़ते ही नहीं, बिल्कुल पढ़ते नहीं। और सर मैं मानता हूं कि व्यक्ति की मातृभाषा उसके विचारों को बहुत गहन रूप से प्रभावित करती है। अपने विचारों का प्रकटीकरण मातृभाषा में सबसे अच्छा बहुत बेहतर ढंग से होता है। इससे अच्छा कोई है नहीं। अपन सर हम नई भाषा सीखना ये व्यक्ति का गुण है और ये उसको करना चाहिए। मतलब जो कॉन्वेंट एजुकेटेड लोग हैं या बच्चे इसमें आना चाहते हैं पीएससी में, उनको एक हिंदी भी एक चैलेंज है, और इसको अच्छे गंभीरता से पढ़ाई के लिए किताबें इकट्ठी करके अच्छे कैसे मतलब वो करना चाहिए उन्हें कि वो उसमें पारंगत हो जाए। काफी सर, और पीएससी का जो भी हिंदी का पेपर है सर, काफी लिमिटेड सोर्स उसके लिए रेफर कर रहे हैं, तो बिल्कुल बिना किसी समस्या के आराम से आपका पेपर निकलेगा और बहुत बेहतरीन नंबर आ सकते हैं। बस मैं जो एक समस्या समझता हूँ बच्चों की, वो आती है लिखने में। सर लिखेंगे हम तभी जब हम पढ़ेंगे। एक किताब को पढ़ लेने भर से आपकी राइटिंग अच्छी नहीं हो सकती। आपको, मैं सर क्लास में भी जब मैं पढ़ाता हूं तो बच्चों को कई बार इस चीज के लिए
प्रेशर, मतलब दबाव ही डालता हूं, मैं इसी शब्द का प्रयोग करूंगा, मैं दबाव डालता हूं कि आप नियमित रूप से हिंदी का अखबार पढ़ें। अगर आप पेपर नहीं पढ़ रहे तो ना तो आप नए विचार सीख रहे हैं और ना आप उन विचार को अभिव्यक्त करने का तरीका सीख पा रहे हैं। क्योंकि सर अखबार पढ़ने से ना सिर्फ आप अपने से बेहतर लोगों के विचार समझते हैं, वरन उनको एक्सप्रेस करना भी सीखते हैं। तो अगर सर आप अखबार नहीं पढ़ रहे हैं तो आप, मुझे नहीं लगता कि आप किसी जमाने में सर, मेरे याद है कि नई दुनिया जैसे मतलब साहित्य लिखते थे। बिल्कुल सर। जिस समय आप हमारे जमाने की बात करें हम, तो अब जो लिखना पढ़ना सीखेंगे नई दुनिया पढ़ के सीखेंगे। बिल्कुल सर। मतलब उस समय ये स्टैंडर्ड थे अखबार के, आजकल वो भी खत्म हो रहे हैं धीरे धीरे, लेकिन फिर भी अखबार पढ़ना तो बहुत आवश्यक है। शुरुआती तौर पे अखबार पढ़ेंगे तभी तो आप दूसरी किताबें पढ़ेंगे। और सर पीएससी के सिलेबस को अगर आप देखेंगे तो उसमें एक लाइन उन्होंने लिखी है कि करंट अफेयर्स। सही है, करंट अफेयर का वो जो पॉइंट है ना सर, वो इस एग्जाम को हमेशा नया बना के रखता है। वरना सर बाबर के संबंध में प्रश्न 30 साल पहले भी पूछे जा रहे थे और आज से 30 साल बाद भी पूछे जाएंगे। तो इसमें चेंज नहीं आना ज्यादा, कोई चेंज नहीं आना है। बस सर ये करंट अफेयर का जो शब्द है ये इसको हमेशा नया बना के रखेगा और यही सर इसको चैलेंजिंग बनाता है। राठौर साहब, अपन अब आखिरी और तीसरे हिस्से में जाते हैं, इंटरव्यू को। जी सर। इंटरव्यू आपने कितनी बार इंटरव्यू दिए इसके? सर मैं अभी 2 बार दे चुके हैं। मैंने अभी लिस्ट देखी है। देखिए पहले के जमाने में क्या होता था कि रिजल्ट आज निकला, उसके 6 महीने बाद मार्कशीट आती थी, तब पता लगता था इंटरव्यू में कितने नंबर। मैं आज आपके पास आया हूँ बात करने, तो आपके नंबर देख के आया हूँ मैं इस बार के इंटरव्यू में 142 नंबर आए शायद आपके। तो ये 175 नंबर का टोटल उसमें वो है, और ऐसे ही 1400 नंबर का वो रिटर्न का है। ये लगभग मैं समझता हूँ टोटल निकालेंगे 12% के आसपास बैठता है, 13%। जी सर बिल्कुल, 13% इंटरव्यू के मार्क्स होते हैं। ये उस समय जब 2200-2300 का जब होता था पूरा पेपर वाला सेट, तब ये 250 नंबर हुआ करते थे। तो मैं समझता हूँ जैसे नंबरों में आप 7 पेपर दे रहे हैं 214 नंबर के, 800 नंबर आ रहे हैं, किसी के 900 नंबर आ रहे हैं, किसी के 950 आ रहे हैं। टॉपर है उनको तो शायद 122 नंबर ही मिले आपसे, मैडम उसको कम है, प्रिया को, और वो उनको उनके रिटर्न में अच्छे खासे नंबर टॉप कर गई। तो अब ये एक आधे घंटे का इंटरव्यू होता है। कितने मिनट चला था आपका इंटरव्यू? सर मेरा इस बार तो मेरे लिए बहुत शॉकिंग था कि मेरा 15 मिनट के अंदर इंटरव्यू खत्म कर देता उन्होंने। क्योंकि मेरा नंबर सुबह 9 बजे से हम बैठे थे और मेरा नंबर आया था शाम को 5 बजे। सबसे सेकंड लास्ट इंटरव्यू था मेरा। अच्छा। तो ये अपने आप में ऐसा माना जाता है कि आखिर में वो मतलब नंबर भी नहीं मिलता है, नंबर नहीं चला दिया जाता है। ऐसा सोच है लोगों का। है सर बिल्कुल। तो आपको तो अच्छे खासे नंबर मिले 142 में, तो मतलब हाईएस्ट नंबर 150, 152 ज्यादा किसी को नहीं होगा, पूरी मिले। देखी थी ऊपर से नीचे की, तो मेरा इंटरेस्ट का विषय रहा है इसलिए। तो अब ये बताइए कि ये इंटरव्यू के मार्क्स इतने क्यों होते हैं इसके अंदर, इतना परसेंटेज में? आप इतना मेहनत करता है आदमी, आप टॉप टू बॉटम लिस्ट ले जाइए, 800 से लेके 950 तक के बीच में सारा 150 नंबर में पूरा पूरी लिस्ट है ना। तो वो 150 नंबर है और आपको 175 नंबर इसमें दे रहे हैं। तो वो यदि 800 नंबर वाले को 175 मिल जाते हैं इन द केस, तो वो टॉप कर जाएगा सर, है ना। तो ये क्या ऐसा होना चाहिए कि कम होना चाहिए, नंबर कम होना चाहिए इसके, ताकि फेयर? देखिए अब बहुत कुछ फेयर कर दिया पीएससी ने आपको, ऐसा कुछ नहीं है कि दूसरे दिन रिजल्ट दे देते हैं, दूसरे दिन सारे मार्क्स वो प्रीलिम के भी दे देते हैं, इसके भी दे देते हैं, और हर तरह की ट्रांसपेरेंसी एक तरह की कहीं बढ़ गई है। लेकिन अब ये तो ये यूपीएससी से होता है सिस्टम, फॉलो पीएससी लोग करते हैं, वहां भी इतने नंबर है, यहाँ भी इतने नंबर है। तो उन 5 लोगों के हाथ में इतने सारे नंबर हैं कि वो किसी को 0 से 0 बना देते हैं। अब दूसरी बात और आप सोचिएगा कि जैसे मान लीजिए 1:3 का रेशो है, ये 3 लोग शामिल हो रहे हैं, एक का सिलेक्शन होना है, तो भाग्य का अपना रोल है। प्रेजेंस अच्छी करी होगी आपने इंटरव्यू में अच्छे क्वेश्चन दिए होंगे, उनका जजमेंट है। लेकिन ये जजमेंट जैसे 2 लोगों को बाहर ही कर दे रहा है ना, जबकि वो बराबरी से तैयारी करके वहां से यहां तक आए हैं, और जैसे ही रिजल्ट खुलता है वो फिर वहीं चले जाते हैं, सांप सीढ़ी खेल में 100 से 0। तो ये मतलब दिल्ली के स्तर पे भी कई जो कोचिंग क्लासेस भी हैं, कई ब्यूरोक्रेट्स, उनमें विचार चल रहा था, या ऐसा सोचते भी हैं लोग कि जो फ्रस्ट्रेशन आता है उस जो फाइनल राउंड में से एलिमिनेट होने का, मान लीजिए कोई ओलंपिक गेम है, ओलंपिक गेम में सिल्वर मतलब वो पहुंच गया यदि फाइनल में, तो सिल्वर मेडल तो तय जाएगा, कहीं नौकरी तो तय है उसकी। यहाँ कुछ नहीं है, मतलब यहाँ 2 बाहर गए तो उनको नौकरी नहीं, फिर आप फिर वहीं से आइए। तो ये सब चीजें। और दूसरा और चीज आपसे पूछना चाहूंगा कि इंटरव्यू में आपको इतने अधिक नंबर मिलने का कारण क्या था? क्या आपने जजमेंट लगाया इससे? सर आपके जो प्रश्न है इसमें 3 प्रश्न हो गए एक साथ, तो मैं एक-एक करके सभी प्रश्नों को उत्तर देता हूं। सर पहली जो बात आपने पूछी कि इंटरव्यू का जो है इतने बड़ा नंबर होने का आप मुझे सही लगता है गलत? सर मेरा इसको लेके मानना है कि इंटरव्यू का सर इतना अधिक वेटेज होना, सर पर्सनली अगर मैं देखूं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर। अच्छा। क्योंकि सर जो एग्जाम हम देते हैं वो रिटर्न एग्जाम होता है,
वहां व्यक्ति का व्यक्तित्व उतने बेहतर ढंग से सामने नहीं आता है, क्योंकि हो सकता है सर किसी का नॉलेज बहुत अच्छा हो, वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा। बिल्कुल सही। वो लिख सकता है, पर सर जो जॉब हम करने वाले हैं वो तो समाज के बीच जाना है, एक्सप्रेशन ही काम करता जब है। मैं समाज के बीच जाने के जिस जॉब को लेने के लिए हूं, मैं 3 लोगों को फेस नहीं कर पा रहा हूं। मैं इस बात से खौफजदा हूं कि हो सकता है मैं गलत दिया तो ये मेरे को यहां से बाहर कर देंगे। जब मैं अभी इतना खौफजदा हूं तो मैं आगे 1000 लोगों की भीड़ को कैसे डील करूंगा। सही बात। और अगर मैं दिलेरी से उनका सामना कर रहा हूं कि आज या तो मैं सिलेक्ट हूं या मैं बाहर हूं, तो सर मेरे अंदर का जो व्यक्तित्व है वो बाहर आएगा कि नहीं, मैं दिलेर हूं तो मैं यहां भी हूं और वहां भी रहूंगा। तो सर इसके अधिक नंबर का होना तो मुझे लगता है कि ठीक है सर, पीएससी में जो लोग बैठे हैं ऊपर, उन लोगों ने भी बहुत सोच समझ के और गहन मंथन करके इसको इतने वेटेज दिया होगा। और सर साक्षात्कार का महत्व इसीलिए मैं मानता हूं कि ज्यादा है, और होना भी चाहिए सर। 175 नंबर बढ़िया है, मतलब इतने मार्क्स मिलना चाहिए। क्योंकि सर कई बार ऐसा होता है कोई व्यक्ति मेंस में किसी कारणवश अपने आप को एक्सप्रेस उतना अच्छा नहीं कर पाया, वो इंटरव्यू में अपने आप को सुधार करे, अपने आप को ज्यादा अच्छे से प्रस्तुत करे। और सर मेंस का नेचर बेसिकली थोड़ा मैकेनाइज फॉर्म है। इतना भी ज्यादा प्रैक्टिकल पीएससी का एग्जाम अभी उस लेवल पे हम नहीं जा पाए कि उतना बिल्कुल प्रैक्टिकल आपका जो है नॉलेज वहां पे टेस्ट हो जाए। बहुत हद तक वहां पे थ्योरेटिकल नॉलेज ही टेस्ट होता है सर। जब हम हिस्ट्री की बात करें, ज्योग्राफी की बात करें, राज व्यवस्था की बात करें, थोड़ा एथिक्स का ही पेपर थोड़ा ऐसा है सर जिसमें थोड़ा प्रैक्टिकल नॉलेज की टेस्ट हो जाता है, पर सर वो अपने आप में पर्याप्त नहीं है। तो इसलिए इंटरव्यू का सर वेटेज होना मैं पर्सनली मानता हूं। ऐसा नहीं सर, अभी मैंने लिस्ट देखी उसमें 140 150 से लेकर लोगों को 60 नंबर मिले ना सर। बहुत मतलब बहुत बड़ा गैप है वो देखा जाए तो जिसके साथ जिसको मिले हैं जो भी हो, उन्होंने इंटरव्यू बोर्ड ने अपने तो आकलन किया है, लेकिन जिसको 60 मिले वो आखिर में सोचेगा तो सही क्या मुझे मेरे साथ अन्याय हुआ है, कहीं अन्याय हुआ ये तो है। बट सर मेरा मानना है कि जो बोर्ड में मेंबर्स हैं वो बहुत सर क्वालिफाइड है। वो तो खैर नेचुरली। और सर वो मेरा 2 बार का एक्सपीरियंस है सर, वो जज कर लेते हैं। मतलब मुझे खुद को आश्चर्य होता है कि वो व्यक्ति कैसे जान सकते हैं कि मैं उनको किस तरफ ले जा रहा हूँ। वो समझ जाएंगे। अच्छा। वो उस तरफ जाते जाते रुक जाते हैं। मान लीजिए मैंने जो सर श्री नितिन जोशी जी जो है सर, बाहर हम मिले थे उनसे, उनके मार्गदर्शन में इंटरव्यू की तैयारी करी थी। उन्होंने हमें काफी इस बारे में हम 2-2 ढाई घंटे हम प्रतिदिन बैठते थे। तो उन्होंने हमें सिखाया था कि भाई आपको इस तरह से इंटरव्यू को गाइड करना है, आपको कंट्रोल करना है। बट सर जब सर हम वहां गए और कोशिश करी कि भाई हमारे डायरेक्शन में व्यक्ति आ रहा है, हम उसे और अंदर ले रहे हैं उस तरफ, वो उन्होंने ट्रैक चेंज कर दिया। वो समझ रहे इतनी देर में कि बच्चा क्या चाह रहा है। तो मैं उनके पहले इंटरव्यू में जांच गया था कि नहीं महारत चलेंगे तो इनके हिसाब से। महारत तो है ही इनको उस चीज को जज करने की। पर ठीक है, एक विचार है लोगों का कि भाई आप उस राउंड में गए हैं, आप तो कहीं ना कहीं कोई रिवार्ड तो मिलना चाहिए। अब जो दूसरा प्रश्न था कि सांप सीढ़ी का खेल है, सर इस जगह में सुधार की आवश्यकता बहुत ज्यादा देखता हूँ। सर मेरे साथी भी कुछ हैं जो मैं मानता हूं कि सर ज्ञान के मामले में अगर मैं निष्पक्षता से कहूं तो सर ज्ञान के मामले में वो मुझसे कहीं ज्यादा आगे। कहीं ज्यादा मतलब मैं उनसे इतना सीखा है, मैंने उन लोगों से सीखा है। मेरे साथी टीचर जो मेरे साथ पढ़ाते भी हैं, मेरे साथ तैयारी की, उनसे मैंने इतना सीखा है कि मुझे बहुत फायदा हुआ है। पर दुर्भाग्यवश मैं भी नहीं जानता कि किस कारण से उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। और ऐसा नहीं कि सर एक एग्जाम, उन्होंने 4-5 एग्जाम कंटिन्यूस 3 स्टेज क्लियर करके वो ऊपर तक आ रहे हैं, बट किसी कारणवश वहां से बाहर हो रहे हैं। तो सर मैं ये मानता हूं कि सर इतना ऊपर आने के बाद व्यक्ति को 0 पे खड़ा करना, ये सर कहीं ना कहीं परीक्षा व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता को दिखाता है। क्योंकि सर वो व्यक्ति में नॉलेज की कमी नहीं है, बहुत ज्ञान है। भाई वो जो आपके जो मान लीजिए 600 पद के लिए 1800 लोग लाए उन्होंने, तो बाकी 1200 भी इतने क्वालिफाइड हैं, कोई 96 इतने पद उपलब्ध रहते हैं। और सर दूसरी परीक्षाओं के बजाय इन्हीं में से कहीं उनको एडजस्ट करना चाहिए। और सर इसको लेके यूपी सरकार ने कदम उठाए। अच्छा, मैं उसकी तरफ आपको ध्यान ले जाना चाहूंगा कि यूपी सरकार ने हाल ही में ये प्रयास करे कि जो बच्चे इंटरव्यू में गए हैं उनके नंबर, उनका रोल नंबर और उनकी पूरी जानकारी, क्योंकि हम सर एक व्यक्तिगत विवरण फॉर्म भरते हैं, उसमें हमारी सारी जानकारी होती है, वो फॉर्म उन्होंने इंटरनेट मतलब उनकी जो एक पूरा पोर्टल बनाया उस पर अपडेट करे हैं। और यूपी में जो दूसरे जो विभाग हैं उनको इस बात के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है कि भाई आप इनमें से भी बच्चों को चुनो और इनको प्राथमिकता दो। क्योंकि सर जो बच्चा पीएससी की तैयारी कर, पहली बात तो सर पीएससी की तैयारी करना अपने आप में काफी अपने आप को इम्प्रूव करने का काम है। तो यूपी सरकार ने इसके लिए कदम उठाया। मेरा मानना है कि सर हमारे यहाँ भी इसको लेकर प्रयास होना चाहिए। और सर होते हैं तो मैं समझता हूँ बहुत स्वागत योग्य कदम है। क्योंकि सर जब मैं देखता हूँ कि 2 साथी दोस्त हम लोग जब साथ में हम तैयारी कर रहे हैं, 3 स्टेज हम निकाल के जा रहे हैं, एक दूसरे को हम सपोर्ट कर रहे हैं, एक दूसरे को आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, एक का हो जाता है और दूसरा बिल्कुल 0 पे चला जाता है, तो भले ही अपने सिलेक्शन होने की खुशी है,
पर कहीं ना कहीं मन में कोई साथी छूट गया पीछे, साथी छूट गया, उसका दुख उसका सर बहुत मन में रहता है कि भाई आखिर क्यों ऐसा हुआ, जबकि हम दोनों ने एक दूसरे को साथ लेके चले। तो सर इसमें सरकार को प्रयास करना चाहिए। अब सर तीसरा प्रश्न, तैयारी कैसे करी? सर पहली बात तो कि इंटरव्यू की मेंस तक की तैयारी तो जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने कोविड का टाइम था तो मैंने खुद ने उसके लिए प्रयास करे थे। इंटरव्यू के दौरान जो है सर मैं सर के मार्गदर्शन में रहा, श्री नितिन जोशी जी जो कि आबकारी उप निरीक्षक के पद पे उज्जैन में कार्यरत है, इनके मार्गदर्शन में मैंने तैयारी करी। और फिर मैंने सर विश्वास फिर पूरा रखा सर, मुझे जो बोला गया फिर मैंने ये दिमाग नहीं लगाया कि मुझे ये जरूर करा कि सर इम्प्रोवाइज मुझे करना है, बट मैंने फिर डायरेक्शन चेंज नहीं करी। जो डायरेक्शन, क्योंकि सर ने खुद ने 3 बार इंटरव्यू निकाले पीएससी के, 3 लगातार बैक टू बैक, तो मैं विश्वास रखा कि नहीं, व्यक्ति जो मुझसे बहुत सीनियर है, 20 साल सीनियर व्यक्ति है, तो उन्होंने जो डायरेक्शन बता दी, डायरेक्शन सर की बिल्कुल रखी मैंने, कि जो सर ने बोला कि भाई आपको इस वे में बोलना है, इस वे में आपको अपने आप को प्रेजेंट करना है, तो वे तो सर बिल्कुल फिर कोई डाउट नहीं कि ये है, कैसे करना है उसके लिए सर हमको सर ने छूट दे दी कि भाई आप उसको इम्प्रोवाइज करो। वो इम्प्रोवाइज मैंने करा कि हाँ भाई मेरे को इस तरीके से बात करना है, मेरा नॉलेज इस तरह से प्रदर्शित करना है। तो सर इंटरव्यू की तैयारी तो मेरी बिल्कुल साधारण सी थी, कोई इसमें मैंने कोई बहुत जटिलता कोई नहीं सर। मॉक भी यहीं पे हमने 2 बार थी, मतलब क्लास तो हमारी डेली लगती थी, 2-2.5 घंटे हम लोग सर के साथ बैठते थे, बट एग्जाम का जो इन्वायरमेंट होता है उसके लिए व्यवस्था इन्होंने कर दी थी। यहाँ पे कुछ हमारे विक्रम यूनिवर्सिटी के पूर्व कुलपति और गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज उज्जैन के प्रोफेसर, ऐसे मतलब विद्वान लोगों को बुला के हमसे मॉक इंटरव्यू भी करवा दिए थे, तो उससे हमारी तैयारी को बल मिल गया और हमको विश्वास हो गया कि जब हम इनका सामना कर लिए तो फिर हम उनसे भी थोड़ा तैयारी तो प्रिपरेशन हल्की फुल्की तो चाहिए। बिल्कुल सर, तो मॉक भी सर ने करवा ली थी यहाँ पे। और फिर सर सबसे इंपॉर्टेंट जो मतलब जो इंटरव्यू का सबसे जो बेसिक जो पॉइंट था वो था सर न्यूज़पेपर, जो मैं मानता हूं कि सर मेरी तैयारी के पूरी जर्नी में मेरा न्यूज़पेपर मेरा पार्ट ऑफ लाइफ था सर। आज भी सर अपन जब मिल रहे थे, मैं सुबह क्लास लेने आया था, उसके पहले पेपर पढ़ के आया था मतलब। और सर ये आदत जो है मेरी, आप यकीन मानेंगे सर, क्लास 7th या 8th से मैं गुरुकुल स्कूल है सर त्रिवेणी नाके के पास में, वहां पढ़ता था। तो वहां पे हमारे एक टीचर थे श्री अक्षय आचार्य जी, उनका सर विशेष स्नेह था मेरे प्रति। कल भी सर आशीर्वाद देने घर आए थे मेरे, तो उन्होंने वो हिंदी के प्रोफेसर थे, उन्होंने शुरू से मुझे दबाव ही डाला बेसिकली, अगर मैं पेपर पढ़ के नहीं गया हूं तो मुझे सर की डांट खानी। तो मैं क्लास, मेरा सुबह 7 बजे बस आती थी, पर मैं 7 बजे के पहले पेपर पढ़ लेता था कि मुझे सर को सामने में जाके प्रस्तुत करना है कि सर मैं आज ये पढ़ के आया। तो तब से सर वो मेरा एक पार्ट ऑफ लाइफ बना जो आज तक चल रहा है। और उस न्यूज़पेपर पढ़ने की हैबिट ने सर मेरे इंटरव्यू में, जो मेरे शब्द चयन में, जो मेरी भाषा के प्रेजेंटेशन में जो हेल्प करी है, वो मैं खुद भी नहीं समझ सकता कि कितनी हेल्प करी सर। क्योंकि सर जब मैं न्यूज़पेपर पढ़ता हूं तो मैं आप जैसे वरिष्ठ पत्रकारों को पढ़ रहा हूं, तो उसका बोलने में और प्रस्तुत करने में फर्क आता है, भाषा में सुधार होता है, बहुत सुधार होता है। चलिए साहब, हर्ष राठौड़ जी, आपसे बहुत लंबी बात हुई और अंत में मैं ये बात और पूछना चाहूंगा कि आपने 12वीं फेल पिक्चर देखी है अभी? जी सर, हाल ही में देखी एग्जाम के पहले ही देखी थी सर। अच्छा, जिस तरह का संघर्ष उसमें मनोज शर्मा जी का बताया है, बहुत अच्छी फिल्म है। जो असफल हुए उनको जरूर देखना चाहिए ये। और उसमें एक बात जरूर है कि प्रेरक तत्व भी है कि भाई संघर्ष किस लेवल तक ले जाते हैं। संघर्ष तो करना ही पड़ता है, लेकिन फिर भी आखिर में जो असफल होते हैं सारे संघर्ष के बाद, उनके लिए एक लाइन का संदेश क्या रहेगा? सर मेरा मानना है कि अब ये सफलता और असफलता की सर डेफिनेशन पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकती है। अगर किसी व्यक्ति ने किसी परीक्षा को पास करना ही अपनी सफलता को पैमाना मान लिया है, तो सर मैं मानता हूं कि ये पहली बात तो बहुत दुखद है। क्योंकि सर एक परीक्षा ये डिसाइड कर ही नहीं सकती कि व्यक्ति सफल हुआ या असफल। जीवन के आज ये परीक्षा है सर, कल जॉब में जाने के बाद कुछ और परीक्षा होगी। जो सफल नहीं हुआ उनको जीवन में कुछ और परीक्षाएं देना है। तो सर सफल और असफल सर एक तात्कालिक परिस्थिति है सर, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि ये सिर्फ तात्कालिक परिस्थिति है। अगले क्षण भगवान ने आपके लिए क्या परीक्षा रखी हम खुद भी नहीं जानते। सही बात। तो सर मैं तो ये मानता हूं कि जब जिस रोल में है बस उस रोल को ठीक से निभाना है। जब स्टूडेंट के रोल में है तो स्टूडेंट के रोल को अच्छे से निभाना है। जब क्लास में टीचर बन के काम कर रहे हैं तो उस रोल को अच्छे से निभाना है। और कल भगवान के आशीर्वाद से अगर जब प्रशासन में जाके फील्ड में उतरना है, तब फिर सर उस वर्दी की गरिमा को बनाए रखना है। तो मैं मानता हूं सर कि फिर जो इसको लोग सफलता कहते हैं वो हमें मिल जाएगी। चलिए, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारी शुभकामना है कि डीएसपी पद से आप उन्नति पाते पाते आईजी तक जाएं और आम जनता की जिस तरह के आपके विचार हैं ऐसे बने रहें लगातार सर्विस में रहते हुए, वो लोगों की मदद करें। धन्यवाद आपका हर्ष जी। जी सर, आपका आशीर्वाद। अपनी बात के लिए आज इतना ही। हरिशंकर शर्मा की ओर से नमस्कार।